गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति। बच्चों, ये फ्रांस की क्रांति के 2 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और आज ये पार्ट 3 में मैं आपका लेसन फ्रांस की क्रांति कंप्लीट कर दूंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रांस की क्रांति के जो क्रांति शुरू हो चुकी थी और लुई 16वां को गिलोटिन पे चढ़ा के उसे सज़ा दी गई थी और उसके बाद से जो वक्त शुरू हुआ था फ्रांस में, उन सारे को मैंने एक पॉइंट बना दिया है। अब चलिए आप इसको पढ़िए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। आतंक का राज। आतंक का राज कब से कब तक था? देखिए बच्चों, 1793 से 1794 तक। तो 1793 से 1794 तक के काल को कहा जाता है आतंक का काल। रॉब्सपियर, जिसने नियंत्रण और दंड की बहुत सख्त नीति अपनाई थी, उसके हिसाब से जो भी गणतंत्र के शत्रु थे वो कुलीन थे, पादरी और अन्य राजनीतिक दल के नेता थे, उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था और न्यायालय द्वारा इनको दोषी पाया गया था। तो उन्हें, अगर वो दोषी पाए जाते तो उन्हें गिलोटिन पे चढ़ा के उनका सिर कलम कर दिया था। अब चलिए हम आपको बताते हैं गिलोटिन क्या है। गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकने वाला एक ऐसी मशीन थी जिस पे सर रखा जाता था तो अपराधी का सिर धड़ से अलग हो जाता। तो इस मशीन का जो आविष्कारक था उसका नाम था गिलोटिन। तो डॉक्टर गिलोटिन के नाम पे इसका नाम गिलोटिन पड़ा। तो रॉब्सपियर सरकार के वक्त में मजदूरी और कीमतों में बहुत ज़्यादा सीमा जो है ज़्यादा से ज़्यादा थी और किसानों को अपने शहर में अनाज ले जाके बेचने के लिए बाध्य किया गया था और महंगे सफ़ेद आटे पे रोक लगा दी गई थी और सस्ते साबुत गेहूं से बनी रोटी यानी समता रोटी, उनको कहा गया था कि अब समता रोटी आप लोगों को खाना अनिवार्य है। तो इस तरह से ये वहाँ पे रॉब्सपियर की जो नीति थी बहुत चूँकि सख्त थी, इसलिए उसके उस वक्त में वहाँ की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई और 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और उसे गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। ये देखिए आप, रॉब्सपियर को 1794 में गिलोटिन पे चढ़ाया गया। आप स्क्रीन पे देखती रहिए, वीडियो को अच्छी तरह ध्यान से सुनती रहिए और स्क्रीन पे देखती रहिए। वैसे बच्चों, जब मैं आपको जब मैं फर्स्ट पार्ट पढ़ा रही थी इसका, तो मैंने आपको PDF भेजा था। आप उस PDF को संभाल के रखिए और जब मैं तीनों पार्ट है आपका उसी लेसन का है तो उसको आप पढ़िए। चलिए हम देखते हैं कि इसको चढ़ा दिया गया गिलोटिन पे, उसके बाद से क्या हुआ। तो डायरेक्टरी शासन, ये जो है, अब ये पॉइंट आ जाइए, डायरेक्टरी शासित फ्रांस में स्थापित जो जोकोबिन सरकार की पतन होने के बाद से संविधान की जो सत्ता थी उस पर विधान परिषद का प्रावधान था और 5 सदस्यों की कार्यपालिका जो बनी उसका नाम था डायरेक्टरी। डायरेक्टरी किसका नाम था? 5 सदनों की जो थी एक कार्यपालिका। तो अब है कि डायरेक्टरी का झगड़ा विधान परिषद से होता था तो उसको बर्खास्त करने की कोशिश की जाती थी और डायरेक्टरी की राजनीतिक अव्यवस्था के कारण ही नेपोलियन बोनापार्ट आया था। तो लास्ट में ये आपको मैं बताऊंगी, पहले और एक्सप्लेन कर दूं और पॉइंट्स को, फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए स्क्रीन पे आप, नेपोलियन बोनापार्ट कब सम्राट बना। तो जब चूँकि डायरेक्टरी की जो शासन व्यवस्था थी बच्चों, वो इतनी बेकार थी कि धीरे धीरे वहाँ पे सैनिक तानाशाही आ गई और नेपोलियन बोनापार्ट आ गया। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या हुआ था डायरेक्टरी शासन में। तो डायरेक्टरी शासन में बच्चों जो सरकार के जो स्वरूप थे उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये आदर्श बने हुए थे, लेकिन फ्रांस नहीं बल्कि इस चीज़ों ने पूरे यूरोपीय आंदोलन को भी प्रभावित किया। अब हम देखते हैं महिलाओं की क्रांति। तो क्या महिलाओं ने भी इसमें क्रांति में भाग लिया था? शुरू में महिलाएं फ्रांसीसी समाज में अहम परिवर्तन करने वाली गतिविधियों में शामिल रहती थी, उनकी भागीदारी भी रहती थी क्रांतिकारी। तीसरे स्टेट की 3 स्टेट था बच्चों, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया। तीसरे स्टेट की जो महिलाएं थी वो जीविका निर्वाह के लिए काम भी करती थी, सिलाई, बुनाई, धुलाई और फल सब्जियां बेचती थी। और कुलीन वर्ग की जो लड़कियां थी और तीसरे स्टेट की जो लड़कियां थी सिर्फ वही कॉन्वेंट में पढ़ती थी। उसके बाद से उनकी शादी करके उन्हें पालन पोषण करना पड़ता था, जैसे खाना बनाना, पानी लाना, रोटी लाना, इन सब चीज़ों के लिए। और महिलाओं ने अपने इसके लिए राजनीतिक क्लब बनाए थे और फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के 60 क्लब आ गए थे। तो एक क्लब का नाम सुनिए आप, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ये इनका सबसे बड़ा
एक मशहूर क्लब था और इनका ये कहना था कि महिलाओं को भी पुरुष के समान राजनीतिक अधिकार होना मिलना चाहिए और 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दे दिया गया। और महिलाएं भी मताधिकार के लिए और असेंबली में चुने जाने के लिए, राजनीतिक पदों के लिए उन्होंने मांग रखी और क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार के लिए कुछ कानून लागू किए और सरकारी विद्यालय की स्थापना के साथ लड़कियों को स्कूली शिक्षा भी दी जाने लगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीतिक अधिकार के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी था और आतंक राज के दौरान महिलाओं के क्लब को बंद करने के लिए और उनके राजनीतिक गतिविधियों पे प्रतिबंध लगाने के लिए आंदोलन चला। तो इस आंदोलन में 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। इसी समय में आपको एक मशहूर क्रांतिकारी महिला के बारे में बताते हैं। स्क्रीन पे आप देखिए, ओलम द गूंज। ओलम द गूंज जो है एक 1748 में इनका जन्म हुआ था, 1793 तक इनका जीवन रहा और ये सक्रिय रूप से महिलाओं के तौर पे वहाँ पे काम करती थी। और पुरुष, उन्होंने संविधान में तथा पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का उन्होंने विरोध किया और उन्होंने कहा कि 1791 में महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के द्वारा उनको तैयार किया और उनको लोगों को उस पर मांग उनकी मानी जाए। एलम द गूंज को 1793 में इस क्लब को बंद करने के लिए जैकोबिन सरकार ने आलोचना की, उनको मुकदमा चला के उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। तो अब हम पढ़ते हैं कि महिलाओं की क्रांति के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम इस नए पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, दास प्रथा का उन्मूलन। चलिए, फ्रांसीसी समाज में दास प्रथा का उन्मूलन जो था जैकोबिन शासक के क्रांतिकारी समाज सुधारक में बहुत बड़ा था। दास प्रथा बच्चों 17वीं शताब्दी में शुरू। इन सब पे आपको छोटे क्वेश्चन बहुविकल्पीय भी आ सकते हैं, अति लघु भी आ सकते हैं। तो ये दास जो प्रथा थी ये अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार शुरू हो गया। ये दास व्यापार कब हुआ? 17वीं शताब्दी में। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दने या नाते बंदरगाह से अफ्रीका तट पे जहाज़ ले जाते थे, स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे और दासों को करके हथकड़ियाँ डाल के अटलांटिक महासागर के पास कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के बाद इन्हें जहाज़ों में ठूस दिया जाता था। ये दास प्रथा के उन्मूलन के ऊपर भी आपको बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है एग्ज़ाम में, अति लघु भी आ सकता है और लघु भी आ सकता है। तो क्या किया जाता था? इन्हें जहाज में ठूस दिया जाता था, उन्हें बगान के मालिकों को बेच दिया जाता था और दास श्रम के बल पे यूरोपीय बाज़ारों में चीनी, कॉफ़ी, नील की बढ़ती मांग ये सब आती थी। बोद्रे और नानते जैसे बंदरगाह जो थे वो आगे बढ़े या फलते फूले किस वजह से? दास व्यापार के कारण ही, और ये समृद्ध नगर के रूप में बन गए। 18वीं शताब्दी तक फ्रांस में दास प्रथा की बहुत ज़्यादा निंदा नहीं हुई, लेकिन बच्चों अंत में 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में दासों की मुक्ति का एक कानून बनाया और पारित किया और यह कानून एक छोटी अवधि तक लागू रहा। 10 वर्ष के बाद नेपोलियन ने दास प्रथा फिर से शुरू कर दी। बगान मालिकों को अपने आर्थिक साधनों के लिए अफ्रीकी निगरों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई और अंतिम रूप से फ्रांसीसी जो उपनिवेशों ने दास प्रथा का उन्मूलन किया 1848 में। चलिए आप इसको गौर से सुनिए, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में हुआ। अब चलिए हम आपको बताते हैं निग्रो क्या है। अफ्रीका में सहारा एक रेगिस्तान है, वहाँ पे दक्षिण में रहने वाले जो स्थानीय लोग थे उनके लिए ये प्रयोग किया जाता था निग्रो, लेकिन अब इसका इस्तेमाल बच्चों नहीं किया जाता है। तो अब है, आ जाइए आप इस पॉइंट पे, स्क्रीन पे देखिए, क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी। 1789 के बाद से फ्रांस में पुरुष, महिला, बच्चे और महिलाओं के जीवन में अनेक परिवर्तन आए थे और क्रांतिकारी सरकार ने कानून बना के स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को रोज़ाना की ज़िंदगी में उतारने का प्रयास किया। तो
बास्तिल का जो पतन हुआ था बच्चों 1789 में, उसके बाद से महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया था सेंसरशिप की समाप्ति। सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत जो लिखित तमाम सामग्री रहती थी, जो सांस्कृतिक गतिविधियां जैसे किताब है, अखबार है, नाटक है, इन सबको राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने से वंचित किया जाने लगा। तो फ्रांस के शहरों ने अखबार, पर्चे और पुस्तकों, छपी हुई तस्वीरें बहुत ज़्यादा गांव देहात तक फैलने लगी। इससे फ्रांस में घट रही घटनाओं की चर्चा हर तरफ होने लगी और काफ़ी उस पर टिप्पणियाँ भी होने लगी। और प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना का परस्पर विरोधी विचार प्रेस में किया जा सकता था। तो इस तरह से ये जो क्रांति थी ये रोज़ाना की ज़िंदगी में भी उतर के लोगों तक आने लगी। तो अब हम आ जाते हैं इसके आखिरी पॉइंट पे, नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट बन गया 1804। देखिए 1804 में बच्चों, इस पे आपको नेपोलियन पे क्वेश्चन आ जाएगा कि नेपोलियन का उदय कैसे हुआ। वैसे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि फ्रांसीसी सरकार की जो गतिविधियाँ थी, जो डायरेक्टिव शासन थे, उन सब की वजह से फ्रांस में सैनिक तानाशाही आई और नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ पे उसका उदय हुआ। तो चलिए देखते हैं 1804 में, गौर से सुनिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने अपने आसपास के यूरोप के जो देश थे, यूरोपीय देश थे, उन सब पे विजय यात्रा शुरू कर दी और उसने पुराने राजवंश को हटा के नए साम्राज्य बनाए। उसकी बागडोर अपने ख़ानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक शासन प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोग नेपोलियन को लगता था कि वो हमारा मुक्तिदाता है, उनको लगता था कि वो जनता को स्वतंत्रता दिलाएगी, लेकिन बाद में जो नेपोलियन की सेनाएं थी उनको फ्रांस की जनता हमलावर मानने लगी और अंततः लास्ट में 1815 में वाटरलू की एक लड़ाई हुई थी, उसमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो गई और यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानून को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी दिन बाद तक आया। तो इस तरह हम देखते हैं कि स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण विरासत था और ये जो विचार था 19वीं सदी में, ये फ्रांस में फ्रांस में क्रांति हुई, जिसके बाद ये फ्रांस से निकल के 19वीं सदी में ये विचार बाकी यूरोप में फैला और उसके बाद से यूरोप में धीरे धीरे सामंती प्रथा का यानी सामंती व्यवस्था का नाश हो गया। तो ये था बच्चों आपको फ्रांस की क्रांति। आज आपका लेसन कंप्लीट हो गया और अब लेसन के एंड में जो आपका क्वेश्चन है, आप पीडीएफ को खोल के देखिएगा, यानी आपकी बुक ही है वो, आप उसको खोल के देखिएगा। उसमें जितने क्वेश्चन हैं, नेपोलियन का उदय या फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुई, किस परिस्थिति में हुई और भी फ्रांसीसी क्रांति ने कौन सी विरासत छोड़ा, इन सारे क्वेश्चंस को अपनी होमवर्क कॉपी में कर लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में नया लेसन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।